नमस्कार साथियों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे नागरिक शास्त्र 2020 के मॉडल पेपर के 4 बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में और उसका डिटेल में अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से अध्ययन करेंगे ताकि उससे चारों तरफ से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसका भी आराम से अनुभूति हो सके, ताकि अगर उसके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो उसका हम सोल्यूशन कर सकें। ये शुरू के जो 5 क्वेश्चन हैं बहुविकल्पी के, इसका हमने सोल्यूशन कर लिया था। ये जो छठा क्वेश्चन है इसका ठीक प्रकार से आंसर मिल नहीं पा रहा है, इसलिए 7वें से स्टार्ट कर रहे हैं। 7वां क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता यानी साफ्टा प्रभावी हुआ, यानी कि साफ्टा कब से प्रभावी हुआ। पहला ऑप्शन है 1 जनवरी 2006 से, या 1 जनवरी 1998 से, तीसरा 1 जनवरी 2001 से, चौथा 1 जनवरी 2002 से। तो इसका सही आंसर क्या है उसको देखते हैं। तो साफ्टा का पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। साफ्टा का फुल फॉर्म है साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र। अब दक्षिण एशिया में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं वो भी जान लेते हैं, लेकिन इससे पहले ये समझ लें कि साफ्टा जो है वो कब आया था। तो यह सार्क के 12वें अधिवेशन में किया गया था। साफ्टा जो एग्रीमेंट है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये सार्क के जब 12वां अधिवेशन था तो वहाँ पर किया गया था। अब ये 12वां अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो ये पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में 12वां अधिवेशन हुआ था सार्क का, जिसमें साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो इसमें कौन कौन देश थे? तो इसमें 7 देश शामिल थे, जिसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव थे। प्रश्न में पूछा गया है कि इसका इन्फोर्स कब किया गया था, लागू कब किया गया था? तो ये 1 जनवरी 2006 को इन्फोर्स किया गया था, लागू किया गया था। 10 साल के लिए एग्रीमेंट था जो कि 2016 तक चला। अब इसमें एक महत्वपूर्ण शब्दावली आई है सार्क। तो सार्क के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। सार्क का पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसमें 8 देश हैं जिनका अपना आर्थिक और राजनीतिक संगठन के रूप में ये काम करते हैं। 8 देश हैं। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है, यानी कि जो इसका मेन ऑफिस है, वो नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। इसमें 8 देश हैं, तो देख लेते हैं कौन कौन से 8 देश हैं ये। तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान, अफगानिस्तान, ये 8 देश हैं। लेकिन अफगानिस्तान शुरू में नहीं था, शुरू में 7 ही देश थे। अफगानिस्तान कब शामिल हुआ ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो अप्रैल 2007 में जब सार्क का 14वां शिखर सम्मेलन चल रहा था तो उस समय अफगानिस्तान इसका सदस्य बना था। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो 1 जनवरी 2006 है, यानी कि साफ्टा को 1 जनवरी 2006 में इन्फोर्स किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच चलाया गया था, यानी किसके द्वारा चलाया गया था? पहला ऑप्शन है जर्मनी के द्वारा, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा, तीसरा चीन के द्वारा, चौथा फ्रांस के द्वारा। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच ये क्यों चलाया गया था पहले ये समझ लेते हैं। दरअसल सन 1998 में केन्या और तंजानिया, ये दोनों अफ्रीका के कंट्री हैं जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाते हैं, उसमें केन्या और तंजानिया दोनों देश आते हैं। वहाँ पर अमेरिकी दूतावास पर हमला हो गया था 1998 में। तो अमेरिका ने इसके लिए अलकायदा को जिम्मेदार माना था कि ये जो हमला किया गया है केन्या और तंजानिया के अमेरिकी दूतावास पर, इसके लिए अलकायदा को अमेरिका ने जिम्मेदार माना था। और उसी के परिणाम स्वरूप ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच यानी OIR शुरू किया गया था। इसमें अमेरिका जो था वो मिसाइलों के माध्यम से अफगानिस्तान के ऊपर हमले किए बहुत ज़्यादा मात्रा में, और इसके लिए अमेरिका ने UN से अनुमति यानी परमिशन भी नहीं ली थी। और जो UN से अगर परमिशन नहीं लिया जाए तो ये एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन भी होता है। और अमेरिका ने उस समय अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन इस प्रकार से भी किया था क्योंकि उसने नागरिक क्षेत्र पर बमबारी कर दी थी। यूनाइटेड नेशन का जो एक प्रकार से कहें नियम है, नियम के अनुसार ये है कि अगर कोई भी 2 देशों के बीच में झड़प होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं या इस प्रकार से बमबारी होती है तो वो सैनिक क्षेत्र में की जाएगी, नागरिक क्षेत्र पर नहीं की जाएगी। तो इस प्रकार से देखा जाए तो अमेरिका ने नागरिक क्षेत्र पर भी हमले करके एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया था। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा कि ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच अमेरिका के माध्यम से चलाया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है?
तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में कितने न्यायाधीश हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो इससे पहले ये समझ लें कि यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र जो है उसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, ताकि तीसरा फिर से महायुद्ध ना शुरू हो जाए, इसलिए यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई थी। इसमें 6 अंग हैं उसके यूनाइटेड नेशन के, जिसमें पहला महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक और सामाजिक परिषद, चौथा न्यासीता परिषद या ट्रस्टीशिप परिषद, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, छठा सचिवालय। अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो नीदरलैंड की राजधानी हेग में है। नीदरलैंड यूरोप महाद्वीप का एक देश है जिसमें उसकी जो राजधानी हेग है वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है कितने न्यायाधीश होते हैं, तो इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। इनकी नियुक्ति 9 वर्ष के लिए होती है और इनकी नियुक्ति महासभा और सुरक्षा परिषद के सदस्य मिलकर के करते हैं। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हुआ कि 15 न्यायाधीश इसमें होते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आवर कॉमन फ्यूचर संबंधित है, यानी आवर कॉमन फ्यूचर किस रिपोर्ट से संबंधित है? पहला बर्डलैंड रिपोर्ट, दूसरा पृथ्वी सम्मेलन, तीसरा अंटार्कटिका संधि, चौथा मॉन्ट्रियल न्यायाचार। तो इसका सही उत्तर क्या है इसको देख लेते हैं। आवर कॉमन फ्यूचर यानी कि हमारी साझी भविष्य, इसका हिंदी हो जाएगा। तो 1987 में ब्रटलैंड आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट, यानी कि 1987 में ब्रटलैंड आयोग एक रिपोर्ट जारी की थी। उस रिपोर्ट का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, यानी कि हमारी साझी भविष्य। ब्रटलैंड आयोग की स्थापना कब की गई थी, गठन कब किया गया था, वो भी देख लेते हैं। 1983 में यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र ने नॉर्वे के जो प्रधानमंत्री थे उस समय ग्रो हार्लेम ब्रटलैंड, उनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था जिसका नाम था ब्रटलैंड आयोग। इसका काम ये था कि वो संधारणी या सतत विकास से संबंधित यानी पर्यावरण से संबंधित कुछ बातें बताएं, जिससे हम जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, उसमें हम कमी किस प्रकार से ला सकते हैं। इसके लिए 1983 में ब्रटलैंड आयोग की गठन किया गया था। उसकी रिपोर्ट 1987 में आई थी। उस रिपोर्ट का नाम आवर कॉमन फ्यूचर रखा गया था। तो इसमें एक वर्ड है संधारणीय विकास या सतत विकास, या इंग्लिश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बोल सकते हैं। वो क्या चीज़ है उसको देख लेते हैं। तो SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। इसमें 17 गोल्स बनाए गए थे जो कि 2030 तक इसको प्राप्त करना था। तो ये 17 गोल्स कौन से हैं? जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये होता है, संधारणीय विकास मतलब ये होता है कि जैसे हम जब अंधाधुंध वायु प्रदूषण करेंगे, बहुत सारी गाड़ियाँ चलाएंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी का उपयोग करने लगेंगे, तो हमारे पृथ्वी से जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। तो हम अपने संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग करें ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग कर सकें। ऐसा ना हो कि हम इतने ज़्यादा मात्रा में उपभोग कर लें प्राकृतिक संसाधनों के कि हमारे आने वाली पीढ़ी के पास प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध ही न रहें। इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की अवधारणा लाई गई कि हम अपना डेवलपमेंट इस प्रकार से करें ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन उपलब्ध रहें। तो इसमें 17 वैश्विक लक्ष्य बनाए गए थे। वो कौन कौन से लक्ष्य हैं अभी देख लेते हैं। जैसे गरीबी मुक्त विश्व बने और भूखमरी पूरे विश्व में बहुत कम हो जाए, शून्य हो जाए, अच्छा स्वास्थ्य सभी को मिले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सभी को मिले, लैंगिक समानता हो यानी लड़का और लड़कियों के बीच में भेद ना हो, और छठा स्वच्छ जल और साफ़ सफाई का प्रावधान हो सभी के पास। साफ़ सफाई के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वच्छ भारत अभियान चलाए थे जो कि 2019 के आते 2015 से 2014 से 2019 के बीच में करीब 11 करोड़ शौचालय बना करके विश्व रिकॉर्ड बनाया था। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के छठा जो उद्देश्य है, लक्ष्य हैं, इसके तहत प्रधानमंत्री जी ने काम किया था। 7वां स्वच्छ ऊर्जा है जिसके तहत आपको पता होगा कि एशिया की सबसे बड़ी जो सोलर पैनल पार्क कह सकते हैं उसका भी मध्य प्रदेश में एक शहर है रीवा, वहाँ पर उसका उद्घाटन किया गया था, यही जुलाई 2020 में ही। 8वां है अच्छे काम और आर्थिक विकास, यानी सभी को सही प्रकार से काम भी मिले और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता रहे। 9वां है उद्योग यानी इंडस्ट्री, नवाचार यानी इनोवेशन, ढांचागत विकास यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी
इसका गोल में रखा गया है। 10वां है असमानता में कमी। 11वां संधारणीय शहर और समुदाय, यानी कि शहरों का विकास इस तरीके से करें ताकि वो सस्टेनेबल रहें। जैसे कि भारत में उसके तहत स्मार्ट सिटी मिशन चलाया जा रहा है, तो उसका एक अच्छा एग्जाम्पल लिया जा सकता है। 12वां है जिम्मेदारी पूर्वक उपभोग और उत्पादन, यानी हम पानी का जैसे उपयोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, तो उसका जिम्मेदारी पूर्वक करें, उसका अनावश्यक इस्तेमाल ना करें या फिर उसका दुरुपयोग ना करें, उसको अनावश्यक बहाएं नहीं, यानी जिम्मेदारी पूर्वक उपभोग करें और उत्पादन करें। 13वां है जलवायु, यानी कि क्लाइमेट चेंज से संबंधित बातों का ध्यान रखा जाए। 14वां है जलीय जीव, यानी कि जो लाइफ बेलो वाटर, ये जैसे मछली हैं तो उनका उत्पादन कैसे हम बढ़ा सकते हैं, या जलीय जीव को के लिए जो हम बहुत सारे प्लास्टिक बहाते हैं समुद्रों में, नदियों के माध्यम से जो जाता है तो उससे जलीय जीव को नुकसान पहुंचता है, तो उसके लिए हम कैसे काम करें। 15वां है स्थलीय जीव के लिए कैसे काम किया जा सकता है। 16वां है शांति यानी पीस, न्याय यानी जस्टिस, मजबूत संस्थान यानी कि स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन कैसे बनाए जाएं। और 17वां है लक्ष्यों के लिए पार्टनरशिप, यानी ये सारे जो लक्ष्य बनाए गए हैं इनको प्राप्ति के लिए कैसे हम एक देश दूसरे देश के बीच में पार्टनरशिप करें, उसके लिए है। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से इतना ही। ऐसे ही जो भी बहुविकल्पीय क्वेश्चन हैं जो कि हमारे परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं, उसके बारे में समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। तो ऐसी सभी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को तुरंत का तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। और इससे पहले विभिन्न विषयों का जो सैम्पल पेपर होता है और जो नया सिलेबस आया है उसके बारे में वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए ताकि आपके सभी साथियों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।